अहम समिट थी, ज़ाहिर है दोस्त ममालिक का वफ्द भी मौजूद था। क्या कुछ MOUs हुए हैं जिसकी वजह से कहा जा सके कि कुछ कॉन्क्रीट हो गया है और ये इन्वेस्टमेंट अब पाकिस्तान में आती नज़र आ रही होगी? जी, अभी हम इनिशियल कॉन्वर्सेशंस में इंगेज कर चुके हैं 2-3 ममालिक को और उनसे बातचीत चल रही है। एक हमारे दोस्त मुल्क जो हैं उनका इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा कॉपर माइन में, जो कि रिको डिक से एडजेसेंट हैं, और एक ज़रा रिको डिक से दूर कुछ ब्लॉक्स हैं, वो एक और हमारे दोस्त मुल्क हैं जिन्होंने इजहार किया है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। तो हमारी इनिशियल कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई हैं, मगर इंशाल्लाह जैसे जैसे वो कॉन्क्रीट होती जाएंगी हम आवाम के सामने लाते चले जाएंगे। मगर मुसद्दिक मलिक साहब, ये स्टेज क्या है कि हमने उनसे कहा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए, फिर उन्होंने कहा कि जी आप जगह बताइए, फिर हम स्टडी करेंगे, फिर कॉन्क्रीट होगा, या उन्होंने खुद स्टडी की हुई है और वो खुद कह रहे हैं कि जी हमें इस जगह इन्वेस्टमेंट करनी है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहले जो आपने प्रोग्राम के इब्तिदा में बताया कि कुछ ममालिक ने अंदिया दिया है कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं कि उसका स्केल क्या है। एक हमारे दोस्त मुल्क सऊदी अरेबिया ने अंदिया दिया है कि वो तकरीबन 24 अरब डॉलर तक इन्वेस्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में। ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगा कि हम किस तरह की वैल्यू प्रोपोजिशंस उनके सामने लेकर आते हैं। एक और हमारे जो दोस्त मुल्क हैं अमारात ने अंदिया दिया है कि वो तकरीबन 22 अरब डॉलर तक पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए इन प्रिंसिपल तैयार हैं। ऑब्वियसली जब एक्चुअल हम कोई चीज़ उनके सामने रखेंगे तो फिर ही इन्वेस्टमेंट्स होंगी। दूसरी जो इसमें अहम बात है वो ये है कि ये जो आपके सामने सेक्टर्स रखे गए हैं, ये सेक्टर्स सिर्फ हमने तजवीज़ नहीं किए, ये गुफ्तगू कुछ महीने पहले शुरू हो चुकी थी, बल्कि काफ़ी महीने पहले शुरू हो चुकी थी, और उसमें से बहुत से सेक्टर्स के ऊपर डिस्कशन हुई, और ये बाहमी तौर पे डिस्कशन और डायलॉग के बाद फैसला किया गया कि पाकिस्तान में 3 सेक्टर्स हैं जिनमें बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। एक एग्रीकल्चर, दूसरा IT और तीसरा एनर्जी, बिलखसूस माइनिंग के हवाले से। तो ये जो 3 आपने सेक्टर्स जिनका अभी ऐलान किया है, ये तीनों मुशावरत से सिलेक्ट किए गए हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जिन जगहों पे वो थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं वो जगह कौन सी हैं। पहले राउंड में सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो चागी में है, क्योंकि चागी के अंदर हमारे रिज़र्व्स तकरीबन प्रूव हो चुके हैं। आपको मालूम है कि पहले वहाँ पे संदक थी, वो भी कॉपर और गोल्ड की माइन थी, जो एक चीनी कंपनी के साथ शिरकतदारी में पाकिस्तान ने डेवलप की। दूसरी रिको डिक है, जिसमें इस वक्त बैरक गोल्ड, एक दुनिया की बहुत बड़ी माइनिंग कंपनी, इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही है, और हुकूमत पाकिस्तान ने भी 50% उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिसमें सबसे बड़ा चंक जो है वो बलूचिस्तान की हुकूमत का है। तीसरी, उसके इर्द गिर्द जितने भी हमारे जियोलॉजिकल सर्वे किए गए हैं, एक हमारी जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट थी जो 2015 में सामने आई थी, और ये जो तखमीना लगा के बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में 6.1 ट्रिलियन डॉलर के ज़खायर मुख्तलिफ मादनियात के और कोयले के मौजूद हैं, ये उस रिपोर्ट का हिस्सा है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि जब ये रिपोर्ट्स बनती हैं तो ये 3-4 स्टेजेस में बनती हैं। पहली स्टेज होती है, मगर साहब, ये जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है, ये स्टडीज़ हैं, क्योंकि दुनिया में जब भी बात होती है, चाहे कॉपर के रिजर्व्स हों, चाहे गोल्ड के रिजर्व्स हों, रेयर एलिमेंट्स के रिजर्व्स हों, ऑयल के रिजर्व्स हों, गैस के रिजर्व्स हों, पाकिस्तान कहीं टॉप रिजर्व्स में फॉल नहीं करता है। और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के अगर हमारे पास हैं ये रिजर्व्स, तो कौन सी स्टडी है, कौन से सर्वे हुए हैं, किस बुनियाद पर हुए हैं कि जिसकी वजह से इतना बड़ा क्लेम किया जा रहा है? ये आवाम को सिर्फ ख्वाब तो नहीं दिखाया जा रहा है जो हमेशा से दिखाया गया है? नहीं, ये आपका जी, मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा अहम सवाल आपका यही है, क्योंकि मेरे दोस्त भी मुझे टेलीफ़ोन करके बार बार पूछ रहे हैं। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे भी तकरार यही चल रही है। ये 2014 में या 15 में एक जियोलॉजिकल सर्वे करवाया गया था। सर्वे बहुत देर से हो रहा था, उस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था 2014 और 15 में, उसके आसपास, मुझे एग्जैक्ट साल याद नहीं है। और उसमें हर मेटल मिनरल का एक तखमीना लगाया गया था। जब हम तखमीना लगाते हैं तो उसके कुछ मुख्तलिफ मराहिल हैं। पहला जो मरहला होता है उसमें एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, ये एस्टिमेटेड रिज़र्व्स होते हैं आपके। एस्टिमेटेड रिज़र्व्स का क्या मतलब है कि पाकिस्तान में 2 किस्म के सर्वे करवाए जाते हैं। एक एरियल व्यू सैटेलाइट के ज़रिए या जहाज़ों के ज़रिए देखने के लिए कि पाकिस्तान की जियोलॉजी क्या है, किस किस्म की है, किस किस्म के रिज़र्व्स हो सकते हैं, किस क्वांटिटी में हो सकते हैं। और दूसरा होता है ज़मीनी एरियल सर्वे के बाद हम एक
ज़मीनी सर्वे करते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे करते हैं, जिसकी बुनियाद पे इनिशियल एस्टिमेट होते हैं। ये पहली स्टेज होती है। दूसरी स्टेज में फिर वहाँ पे एक्सप्लोरेशन शुरू की जाती है, उसमें फिर साइज्मिक स्टडीज़ की जाती हैं, ज़मीन के अंदर ड्रिलिंग की जाती है, और ज़मीन से जो जवाब वापस आता है मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स का, उसके ज़रिए अंदाज़ा लगाया जाता है कि कहाँ पे क्या क्या है और किस मिकदार में। मगर इसमें एक इशू, वहाँ पे एक्सप्लोरेशन शुरू की जाती है। इसमें इशू ये है कि जैसे पाकिस्तान में बहुत दफ़ा बताया गया कि जी हमारे ऑयल और गैस के रिजर्व बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान का हिट रेशो है वो दुनिया में बड़ा अच्छा है। हम कोई 3 to 4 का हमारा हिट रेशो है दुनिया में। तो अगर आप 8 कुएं खोदें तो उसमें से कोई एक मिलता है। मगर बाद में पता चला कि हम एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट वेल्स को बता के 3 to 1 कह रहे होते हैं। सिर्फ एक्सप्लोरेशन वेल्स का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा कोई अच्छा रेशो नहीं है। इसलिए आज हम देख ही रहे हैं कि ऑयल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, गैस भी इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे पास रिजर्व भी नहीं है। दूसरा, जब 2013 में नवाज शरीफ साहब आए थे, चिनोट में उन्होंने बड़ा इफ्तिताह किया, बहुत बड़े बड़े दावे किए। सबर मुबारकबंद साहब उस वक्त भी आ गए और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की अब किस्मत बदलने वाली है, इतना सोना यहाँ से निकलने वाला है। उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो ख्वाब हमें बार बार दिखाए जाते हैं, निकल के कुछ नहीं आता है, नंबर्स को मिसरिप्रेजेंट किया जाता है। आप कैसे यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि इस दफ़ा कुछ होने जा रहा है? देखिए, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि मसलन ऐसे करते हैं कि थोड़ी इस पे तकरार कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान में सबसे बड़े ज़खायर हैं, तकरीबन 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर के जो ज़खायर हैं वो कोयले के हैं। तो आप कह दीजिए कि हम नहीं मानते। ये जो आपने 6 साढ़े 6 ट्रिलियन के ज़खायर कहे हैं, जिसमें से तकरीबन 4 या 5 ट्रिलियन के ज़खायर कोयले के हैं, तो मैं नहीं मानता। तो अगर आप नहीं मानते तो फिर ये थर कोल क्या है? मगर तो आपको ये याद होगा, क्या सारा काबिले इस्तेमाल कोयला है हमारा, सारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हर तरीके से एक काबिले इस्तेमाल कोयला है? क्योंकि ज़ाहिर है हमने थर से बिजली बनते ज़रूर देखी है एक लंबे अरसे बाद और बड़े बड़े दावों के बाद, मगर क्या ये सारा काबिले इस्तेमाल कोयला है हमारा? जी, इस्तेमाल तो हो रहा है। द प्रूफ इज़ इन द पुडिंग। यानी पहले हम जब माइनिंग करना, पहले हमने जब उसका तखमीना लगाया तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान में इतना कोयला कहाँ से आएगा। फिर हमने कहा नहीं यार, ये तो अब कंफर्म हो गया है, तो अब हमें थोड़ी सी माइनिंग कर लेने दो। तो लोगों ने कहा कि उस माइन के ऊपर से तो एक दरिया बहता है पूरा ज़ेरे ज़मीन, और वो पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ पे माइनिंग की जाए। तो फिर वो दरिया भी टाप लिया गया, उसको ड्रेन किया गया, फिर गड्ढा खोदना शुरू किया। तो लोगों ने कहा इतना पैसा ही नहीं है पाकिस्तान में कि माइनिंग हो सके। अरे भाई, गड्ढा भी खुल गया। फिर उन्होंने कहा कि ये तो किसी काम का ही कोयला नहीं है, यहाँ पे तो कुछ इसका इस्तेमाल ही नहीं है। तो वहाँ पे इस्तेमाल भी शुरू हो गया। वहाँ पे 3 कारखाने, 1200 मेगावाट या 1300 मेगावाट का तो अभी एक कारखाना है जिसका इफ्तिताह हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में 3 चीज़ों, एक तो शक बहुत ज़्यादा हो गया, यानी यकीन की कमी है। दूसरा, उम्मीद डूब गई है। और तीसरा, एतमाद नहीं रहा, अपने ऊपर एतमाद नहीं रहा। अभी आपके सामने मैंने इसका है ना बैकग्राउंड, क्योंकि 74 साल में 75-76 साल में बार बार दावे किए गए, हर लिहाज से दावे किए गए, मगर अमली तौर पर कुछ हुआ नहीं है। तो जो शक है और जो एतमाद की कमी है, इन सब के पीछे वजूहात हैं, और उन वजूहात को ख़त्म करने के लिए और लोगों को यकीन दिलाने के लिए अमली तौर पर कुछ करना पड़ेगा। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि इस दफ़ा अमली तौर पर क्या कुछ होने वाकई जा रहा है? क्योंकि आपकी हुकूमत 7 दिन में जा रही है, उसके बाद क्या होगा, ये कैसे आगे बढ़ेगा मामला? जी, तो मैं एक दो एग्जांपल्स आपको देता हूँ एतमाद बहाल करने के लिए। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी इसी बात की, ये थर कोल की, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ज़खायर मौजूद हैं और इस्तेमाल भी हो गए हैं, माइन भी खुद गई है, उसके ऊपर कारखाने भी लग गए हैं। अब वहाँ पे फर्टिलाइज़र के कारखाने लगाने के मुतल्लिक लोग सोच रहे हैं, कोल गैसिफिकेशन के मुतल्लिक सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, ये तो मैं आपको नहीं कह रहा कि होंगी। तो अगर सबसे बड़े ज़खायर हमारे पास कोयले के हैं, तो अब आपको और क्या प्रूफ चाहिए कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के कोयले के जो ज़खायर हैं वो मौजूद भी हैं, इस्तेमाल में भी हैं, उनकी माइनिंग भी हो चुकी है। तो अगर एक लग सकता है बिजली का कारखाना, तो 10 क्यों नहीं लग सकते? अगर एक दफ़ा कोल गैसिफिकेशन हो गई तो सारे इलाके में क्यों नहीं हो सकती? अगर एक फर्टिलाइज़र का कारखाना लग गया तो बाकी भाई क्यों नहीं लगेंगे? चलें, इसको छोड़ दें। अब वापस आ जाते हैं चागी की तरफ। संदक की माइन कोई ख्वाब तो नहीं है ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की माइन है, जिसके ऊपर इसी तरह शक किए गए। पहले कहा गया कि है नहीं, झूठ बोलते हैं, फिर कहा गया माइनिंग नहीं हो सकती, फिर कहा गया कि लो हमें लूट के ले गए, सारी हमारी जो ज़ेरे ज़मीन सरमाया था वो सब लेकर भाग गए। कुछ भी नहीं हुआ। जो बलूचिस्तान को भी अपना हिस्सा मिल रहा है, पाकिस्तान को भी अपना हिस्सा मिल रहा है।